बैंगन की सब्जी। एक गांव में एक लाला जी रहते थे। उन्हें खाने का बहुत शौक था। सारा दिन लाला जी बस खाते ही रहते थे। अरे शांति, जल्दी जल्दी खाना लाओ, कहाँ रह गई? बहुत भूख लगी है। अभी आई। अरे वाह, बहुत अच्छा खाना बनाया है तुमने, बहुत मजा आ गया। बस बस, आप तो बस हमेशा मेरी तारीफ ही करते रहते हैं। आपको खाना पसंद है और मुझे बनाना। अब जल्दी बताओ, रात में आपके लिए क्या बनाऊं? रात में तो सीताफल ही बनाना। लाला जी काम पर चले गए और रास्ते में उन्हें फिर भूख लगी तो लाला जी पेड़ के नीचे बैठ गए। अरे अभी तो भोजन किया था, चलते चलते फिर भूख लग गई। तभी एक आवाज आई। अरे बस करो, आकर खाना खा लो। यह किसान की पत्नी थी जो किसान के लिए खाना लाई थी। अरे यह क्या पका कर लाई है? बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। लाओ लाओ, बड़ी भूख लगी है। तभी किसान की पत्नी ने लाला जी को देखा और कहा, लाला जी नमस्ते, ये लीजिए, आप भी खाएं। ये बैंगन की सब्जी है। बैंगन? यह तो मैंने कभी नहीं खाया। बहुत बढ़िया, यह तो बहुत स्वादिष्ट है। क्या तुम बता सकती हो ये सब्जी कहाँ मिलेगी? मैं इसे घर ले जाऊंगा। तब किसान ने अपने खेत से 2 बैंगन तोड़कर लाला जी को दिए। शाम को लाला जी ने अपनी पत्नी से किसान की पत्नी के बने बैंगन की खूब तारीफ की। अच्छा, बस भी करो, मैं अभी बढ़िया सी सब्जी बनाती हूँ। सेठ इंतजार करने लगा और पत्नी बैंगन पकाने लगी। अरे वाह, ये सब्जी का रंग तो बहुत अच्छा लग रहा है। चक्कर देखती हूँ। वाह, स्वादिष्ट। वह स्वादिष्ट था। अभी पत्नी ने चखा ही था और उसे खाने का दिल किया। उसने झट से पूरा बैंगन खा लिया। फिर वो खाना लेकर लाला जी के पास पहुंची। अरे यह क्या? यह तो सिर्फ एक ही बैंगन है, दूसरा कहाँ है? जी वो चखते हुए एक बैंगन का तो पता ही नहीं चला, मैंने खा लिया। क्या कहा? बैंगन खा लिया? यह क्या किया तुमने? आखिर तुमने पूरा बैंगन खाया कैसे? पत्नी ने तुरंत बैंगन उठाया और खा गई। ऐसे। मिट्टी की मुर्गी, सोने का अंडा। रत्ना एक दिन जिद करती है कि उसे पैसे जमा करने के लिए एक गुल्लक चाहिए। पिताजी, आज घर आते हुए मेरे लिए गुल्लक ला दो ना। मेरे पास एक भी गुल्लक नहीं है। अपने जन्मदिन के दिन मैं उसे फोड़ूंगी, उसमें ढेर सारे पैसे निकलेंगे। मेरे सभी दोस्तों के पास बहुत सुंदर गुल्लक है। वो चौराहे पर ना बहुत अच्छे मिट्टी के बर्तन बनाने और गुल्लक बनाने वाला बैठता है। पिताजी, आप मेरे लिए ला दोगे ना? बहुत शैतान हो गई है, अभी से इस उम्र में पैसा जमा करेगी क्या? ठीक है, शाम को आते हुए ले आऊंगा। रत्ना के पिताजी एक बहुत बड़े सुनार थे। वो घर आते समय शाम को बहुत सारा सोना घर ले आया करते थे। एक दिन उनके पास एक ग्राहक के अंडे बने हुए रखे थे जो कि सोने के थे। इन अंडों को घर ले चलता हूँ। इस तरह दुकान पर छोड़ना ठीक नहीं, आजकल बहुत चोरी हो रही है। सेठ अंडे अपने थैले में डालकर घर की तरफ आ रहा था। चौराहे के पास पहुंचते ही सेठ को याद आता है कि रत्ना ने एक गुल्लक मंगवाई है। ओहो, याद आया, चलो रत्ना के लिए कुछ ले ही लेता हूँ। वो रत्ना के लिए गुल्लक वाले से एक मिट्टी की मुर्गी ले लेता है जिसमें पैसे जमा करने के लिए गोल छेद बना हुआ था। सेठ उन मिट्टी की मूर्तियों में कमियां निकाल रहा था। अरे कोई भी अच्छी नहीं है, इसकी नाक बड़ी है। अरे इसकी आँख तो बिल्कुल बेकार है। ये रंग अच्छा नहीं है। हाँ, ये ठीक लगती है। जब वो एक सही मुर्गी तलाश कर रहा था, अचानक उसके थैले से एक सोने का अंडा निकलकर मिट्टी की मुर्गी के अंदर चला जाता है। सेठ को इस बात का पता भी नहीं चलता और वो मिट्टी की मुर्गी उठाकर पैसे देकर अपने घर की तरफ चला जाता है। अरे छोटी सी प्यारी सी गुल्लक! रत्ना गुल्लक को पाकर बहुत खुश थी।
लेकिन अगले दिन जब सेठ ने अंडों को गिना तो उसे एक अंडा कम मिला। हाय राम, मैं ग्राहक को क्या जवाब दूंगा? मेरा अंडा कहाँ गया? सेठ पूरे घर में तलाश करता है। तभी सेठ को याद आता है कि कल वापसी में लौटते हुए उसने गुल्लक खरीदी थी। वो फटाफट जाकर रत्ना की गुल्लक को देखते हैं। अरे रत्ना, बेटा जरा अपनी गुल्लक तो देना। जल्दबाजी में गुल्लक नीचे गिर जाती है और फूट जाती है। रत्ना जोर जोर से रोने लगती है। मेरी गुल्लक, पिताजी ने मेरी गुल्लक तोड़ दी। अरे रत्ना, चुप हो जा बेटा। सेठ खुश हो जाता है क्योंकि गुल्लक के अंदर उसे सोने का अंडा मिल जाता है। शुक्र है भगवान का, नहीं तो आज मेरी जान नहीं बचती बेटा। चल, मैं तुझे अभी एक नहीं 2 गुल्लक खरीद कर दूंगा। हाँ चल चल। पक्का? हाँ बेटा, चलो। रत्ना अपने पिता के साथ गुल्लक की दुकान पर जाती है और 2 मिट्टी की फिर से गुल्लक ले आती है और अपने पिता से कहती है, क्या ये वाली गुल्लक भी सोने का अंडा देगी पिताजी? रत्ना की बातें सुनकर उसके माता पिता जोर जोर से हंसने लगते हैं। चालाक पानीपुरी वाला। ये कहानी पानीपत नाम का एक गांव में हुआ। उस गांव में गणेश अपने दोनों बेटियां शीला और माला के साथ रहता था। माला जो छोटी बहन थी, बहुत नादान थी। जब भी उसका पापा गणेश कुछ काम के लिए शहर जाते थे तो कुछ न कुछ लाने के लिए बोलती थी। एक दिन गणेश कुछ जरूरी काम पर शहर जा रहा था। तभी माला ने, पापा, आप शहर से आते वक्त मुझे समोसे, भेलपुरी और पानी पूरी भी लाना। ज़रूर बेटा, मैं सब कुछ लाऊंगा, लेकिन आप दोनों संभाल के रहना। कुछ ज़रूरत पड़े तो चाचा के घर चले जाना। ऐसा गणेश को विदा करते हैं। तभी बड़ी बहन शीला ने बोली, काश इस गांव में भी एक पानी पूरी और चाट का ठेला हो तो हम रोज जाकर मज़ेदार चाट, पानी पूरी खा सकते थे। उस गांव में कोई भी चाट का ठेला नहीं था, लेकिन अचानक मोहन करके एक नया चाट भंडार खोलता है और वह पूरे गांव में ऐलान करता है कि उसके ठेले पर सारे गांव को मुफ्त में पानी पूरी और चाट खिलाएगा। तभी कुछ लोग उसके ठेले पर इकट्ठे हो जाते हैं। अरे ये क्या है मोहन भैया, मुफ्त में पानी पूरी और चाट, वो भी सारे गांव को? हाँ हाँ चाचा, मुफ्त में खा लो। इस गांव ने मुझे बहुत कुछ दिया है। शहर में बहुत कमाया है व्यापार करके, इसीलिए मेरे गांव आकर मुफ्त में सबको पानी पूरी और चाट खिलाने के लिए सोचा है। अरे वाह मोहन, चाट और पानी पूरी तो बहुत स्वादिष्ट हैं, लाजवाब हैं। जल जीरा तो बार बार पीने का मन कर रहा है। ऐसा ये बात सारे गांव में फैल जाती है। शीला और माला भी सुनते हैं। दीदी दीदी, चलो ना, मुफ्त में चाट और पानी पूरी, मज़ा आएगा। चलो चलो ना, खाते हैं। अरे माला, मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है। ठीक है, पहले तुम जाओ, मैं बाद में आती हूँ। ऐसा शीला माला को भेजकर असली बात पता लगाने के लिए मोहन के ठेले के पास जाती है, लेकिन उसके ठेले के पीछे एक पेड़ के पीछे छुपकर सब कुछ देखने लगी। तभी शीला देखती है कि मोहन पानीपुरी के जल जीरा में कुछ मिला रहा था और हंसते हंसते ऐसा बोला, पागल लोग, इन बेवकूफ़ों को पता नहीं है कि इस रसायन को पीने से वो लोग बूढ़े होकर उनका सारा यौवन मुझे मिल जाएगा और मैं कभी बूढ़ा नहीं होऊंगा। ये सुनकर शीला घबरा जाती है, लेकिन तुरंत सबके सामने आकर जो कुछ भी मोहन ने बोला वो सबको बोलती है। सारे लोग घबरा जाते हैं। देखो मोहन, अभी के अभी तुमको ये रसायन पीना होगा, नहीं तो सारा गांव मार मार के तुम्हें बाहर निकालेंगे। नहीं नहीं, मैं नहीं पी सकता, मुझे छोड़ दो बहन, मुझे छोड़ दो। लेकिन जब सारे लोग मारने के लिए आगे बढ़े तभी मोहन उसका रसायन पूरा पी लेता है।
तुरंत वह एक बुड्ढे की तरह बदल जाता है और नीचे गिर जाता है। सारे लोग शीला की बहादुरी देखकर तालियां बजाते हैं। ऐसा शीला ने सारे गांव के लोगों को बूढ़े होने से बचा लेती है। मिट्टी की बकरी। गुड्डी नाम की एक बहुत ही शैतान बकरी थी। उसे मैं करने के अलावा और कुछ आता ही नहीं था। हर किसी को अपनी आवाज से हमेशा परेशान करना उसकी बहुत बुरी आदत बन चुकी थी। जंगल के पास एक बहुत बड़े ऋषि मुनि तपस्या कर रहे थे। हर रोज गुड्डी उन्हें देखती। अलख निरंजन, अलख निरंजन, हरिओम, हरिओम। बाबा साधना में लगे रहते थे, लेकिन गुड्डी लगातार वहां खड़ी खड़ी ऐसा करती रहती। उसकी मैं बंद होने का नाम ही नहीं लेती। उसकी आवाज के कारण धीरे धीरे ऋषि मुनि की तपस्या भंग होने लगी। एक दिन ऋषि को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने अपनी आंखें खोली और गुड्डी बकरी को कहा, हट! तेरे कारण मेरी तपस्या भंग हो रही है। हर रोज यहाँ आकर मैं करती रहती है। दुष्ट बकरी, तुझे इसका अंजाम भुगतना होगा। आज के बाद तू मैं नहीं कर पाएगी। तेरा शरीर मिट्टी का हो जाएगा। ऋषि ने ऐसा कहा ही था कि तुरंत गुड्डी बकरी एकदम मिट्टी की बन गई। अब ना तो वो बोल सकती थी और ना ही कोई बात कर सकती थी, लेकिन वो बहुत रोने लगी और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। ये मुझसे क्या गलती हो गई? ऋषि मुनि ने मुझे मिट्टी का बना दिया। अब मैं क्या करूं? मेरी आवाज सुनने वाला कोई नहीं। भगवान मेरी मदद करो। ऋषि मुनि फिर से अपनी तपस्या में लग गए। कई दिन बीत गए। बकरी वहां मिट्टी की बनी रही और खड़ी रही। अचानक एक दिन तेज तूफान आया और बारिश होने लगी। तेज बारिश के कारण मिट्टी की बकरी धीरे धीरे बहने लगी। कोई बचाओ, बचाओ, आज तो मेरी मौत निश्चित है, कोई है? लेकिन बकरी की आवाज बिल्कुल भी किसी को नहीं सुनाई दे रही थी। मगर अचानक ऋषि मुनि के मन में उस बकरी के लिए दया आ जाती है। वो आंखें खोलते हैं और अपना श्राप वापस ले लेते हैं। बकरी अपने असली रूप में आ जाती है और उनसे माफी मांगती है। आप धन्य हैं ऋषि मुनि। आज के बाद मैं बिल्कुल भी शोर नहीं करूंगी। रहूंगी तो आपके आसपास, आपकी सेवा करूंगी, लेकिन आपको बिल्कुल परेशान नहीं करूंगी। आपने मुझे जीवन दान दिया है, मुझे मेरी गलती के लिए क्षमा करें। ऋषि मुनि गुड्डी बकरी को आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं, जा, तुझे माफ किया, मगर याद रखना, कभी किसी की भक्ति में कोई बाधा ना बने। इस बात का ख्याल रखना आज से तुम्हारा परम धर्म होना चाहिए। मैं समझ गई ऋषि जी, ऐसा ही होगा। इंदौर नाम का एक गांव में भूपिंदर नाम का एक आदमी था। भूपिंदर बांस से तरह तरह के खिलौने बनाकर बेचता था। भूपिंदर का एक बेटा भी था, सुरेंद्र। सुरेंद्र उसके पापा को हर रोज खिलौने बनाते हुए देखता था। क्यों बेटा सुरेंद्र, तुम रोज यहीं पर बैठकर मुझे देख रहे हो? स्कूल नहीं जाना है क्या? अरे पापा, स्कूल में कुछ भी नहीं पढ़ा रहे हैं। अगर मैं तुम्हारे जैसा बैम्बू से खिलौना बनाने सीख लिया तो हमारे कारोबार बढ़ सकता है, सोच लो। तुम ठीक कह रहे हो बेटा, आओ तुम्हें सब कुछ सिखा देता हूँ। ऐसा भूपिंदर ने सुरेंद्र को पूरा काम सिखा देता है। फिर एक दिन सुरेंद्र ने बोला, अरे पापा, तुम कितने साल यही खिलौने बनाओगे? क्यों ना हम कुछ बड़ी अच्छी गाड़ी बनाएं, जिससे हमारा कमाई भी बढ़ जाए। मैं सोच रहा हूँ क्यों ना हम एक बांस का ऑटो बनाकर यात्रियों को लेके जाएं। आइडिया तो बहुत अच्छा है बेटा, चलो ऐसे ही करते हैं। ठीक ऐसा सोचकर
दोनों बाप बेटे मिलकर 2 दिन में एक बांस का ऑटो बना देते हैं और उसको गांव के ऑटो स्टैंड पर लेके जाते हैं। वहां पर ऑटो को खड़ा करके चिल्लाने लगे, आओ गांव वालों, आओ, नया बांस का बनाया हुआ मैजिकल ऑटो, इस पर चढ़ो और मजा लो, आओ आओ जल्दी आओ। ऐसा बोलते ही वहां पर सभी ऑटो ड्राइवर्स हंसने लगे। बड़ा आया बांस का ऑटो वाला, क्या ये चलेगी या धक्का मारना पड़ेगा? ये सब सुनकर कोई भी यात्री उस बांस के ऑटो पे बैठने के लिए तैयार नहीं थे। ऐसा ही 1 महीना हो गया। फिर एक दिन एक स्वामी जी ऑटो स्टैंड पर आए। बेटा, मुझे कोई भी बगल के गांव में मंदिर तक छोड़ देंगे? मेरे पास पैसे नहीं हैं। स्वामी जी के पास पैसे नहीं हैं, तो क्या है आपके पास? आशीर्वाद। स्वामी जी, आप एक काम करो, आप पैदल ही निकल जाइए, कल तक पहुंच जाएंगे। उसकी बातों को सुनकर भूपिंदर ने ऐसा बोला, स्वामी जी, मेरे बैम्बू ऑटो में चढ़िए, मैं आपको वहाँ पर छोड़ देता हूँ। वैसे भी कोई भी यात्री इस पर अभी तक नहीं चढ़े। क्या अभी तक एक भी यात्री नहीं चढ़े? तुम घबराओ मत बेटा, जल्दी ही तुम्हारे ऑटो का महत्व पूरा गांव जान लेगी। जब स्वामी जी को भूपिंदर ने छोड़ दिया तो स्वामी जी आशीर्वाद देके चले गए। लेकिन कुछ ही दिन में एक बड़ी बारिश और तूफान की वजह से पूरा गांव डूब जाता है। सारे लोग घरों के ऊपर चढ़कर सहायता के लिए पुकार रहे थे, लेकिन भूपिंदर का ऑटो बैम्बू ऑटो होने की वजह से वह डूबी नहीं। तुरंत भूपिंदर और सुरेंद्र ऑटो में जाकर सारे लोगों को एक एक करके सबको सुरक्षित जगह पहुंचा देते हैं। ऐसा गांव में बच्चों को और बुजुर्गों को भी बचा लेते हैं। दोनों की सहायता के लिए सारे लोग धन्यवाद बोलते हैं। उसके बाद उसका बैम्बू ऑटो बहुत फेमस हो जाती है और सभी लोग उस पे ही सवारी करने लगे।